जीएस फॉर ऑल के करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण 2025 के जून अंक को देख रहे हैं, जिसमें से अगली टॉपिक को देखा जाए। वक्फ अधिनियम में 1995 को विस्थापित कर वक्फ संशोधन अधिनियम में 2025 को प्रस्तुत किया गया है। अब यह उम्मीद अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें 8 अप्रैल 2025 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया। तो ये आप डेट ध्यान में रखिए, 8 अप्रैल 2025 से। और इसमें संशोधन के लिए, मतलब वक्फ अधिनियम 1995 संशोधन के लिए संसदीय जांच समिति का गठन कर दिया गया था, जो कि भाजपा के नेता जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी, संसदीय समिति, जिसने 36 बैठकें एवं विभिन्न लोगों के प्रस्तावों को सुनने के बाद अपनी सिफारिशें या फिर संशोधन जो प्रस्तुत संसद को की है, उसी के आधार पर 8 अप्रैल 2025 से का यह अधिनियम लागू हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिए इसको। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से उम्मीद एक्ट का रूप ले लिया है, और जिसका अर्थ देखिए क्या होता है। ये इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उम्मीद का मतलब होता है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी वक्फ से संबंधित विभिन्न प्रबंधन और उसकी क्या शक्तियां हैं, इससे संबंधित चीजों को इसमें बताया गया है। तो नया संशोधन में क्या प्रावधान दिया गया है उसको हम लोग देख लें। तो एएसआई की संपत्ति को अब वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। तो पहले ऐसे प्रावधान था कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता था, अब इसके अंतर्गत नहीं घोषित किया जा सकता है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आप जानते हैं 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिए। और देखिए, वक्फ के लिए दानदाताओं को 5 वर्षों तक प्रायोगिक तौर पर मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए, यह भी शर्त डाला गया है। पहले से पंजीकृत संपत्ति वक्फ की ही संपत्ति रहेगी जब तक कि वह सरकारी संपत्ति घोषित ना हो जाए। अगर कहा जाए तो भारत में सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक वक्फ ही है, क्योंकि आजादी के बाद जितनी भी शत्रु संपत्ति थी वह वक्फ के ही खाते में चली गई थी, जिसके कारण वक्फ एक विशाल संपत्ति को लेकर अभी अर्जित किए हुए है। इसी पर संशोधन लाया गया है। तो सरकार धीरे धीरे उसको सरकारी संपत्ति घोषित करेगी, और वक्फ फिलहाल जो है वो वक्फ के ही हाथ में पंजीकृत है वो संपत्ति। देखिए आगे, सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण जो होगा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर ही दे दिया जाएगा, और सर्वेक्षण का कार्य अब जिलाधिकारी करेंगे, अब ना कि वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण का कार्य वक्फ बोर्ड के द्वारा होगा। अब देखिए, यदि वक्फ न्यायालय में व्यक्ति को लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है, यानी ऐसा वक्फ के लिए ट्रिब्यूनल गठित किया गया और लगता है कि व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, तो वह इसके लिए सिविल कोर्ट जा सकता है। यानी दीवानी प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए वह सिविल कोर्ट में वाद ला सकता है वक्फ के खिलाफ। देखिए, 5th और 6th अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में वक्फ संपत्ति को घोषित करना प्रतिबंधित किया गया है, और केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, और इसी के साथ ही राज्य में यदि वक्फ परिषद बनता है तो उसमें 11 सदस्य होंगे। अगर इसकी संरचना को देखा जाए तो एक तरफ से केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना को देखिए, 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे इसमें, नॉन मुस्लिम को 4 से अधिक नहीं लिया जाएगा, और जिसमें 3 सांसद होंगे और 10 मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति होंगे, जिसमें से 2 महिलाएं होंगी, और एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश इसमें भाग ले सकते हैं, और इसमें एक ख्याति प्राप्त अधिवक्ता भी होगा, और 4 प्रसिद्ध व्यक्ति को लिया जाएगा, और भारत सरकार की संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव भी रहेंगे। तो इतना नहीं जान के सिर्फ आप ये जानिए कि 22 सदस्य होंगे केंद्रीय वक्फ परिषद में, और 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें राज्य वक्फ बोर्ड का गठन होगा, इसका ठीक आधा 11 सदस्य होंगे। आइए अगले समाचार को देखा जाए। तीसरा देखिए, दिल्ली आयुष्मान योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य है। तो पीएमजेवाई, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सितंबर 2018 से पूरे भारत में लागू
किया गया है और यह गरीब परिवारों को निजी अस्पताल में स्वास्थ्य कवरेज के लिए इलाज उपलब्ध कराता है। देखिए, गरीब परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने एवं निजी अस्पतालों में इलाज हेतु पीएमजेवाई योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2000 से केंद्र सरकार ने प्रारंभ की थी। यदि अगर डेट देखा जाए तो यह 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था और इसमें बीपीएल धारकों को दिया गया है, यानी आर्थिक रूप से जो गरीब और कमजोर लोग हैं उनके लिए यह योजना चली थी। बाद में 2024 में भारत सरकार ने 70 वर्ष के आयु के लोग तमाम लोगों को यह योजना का कवरेज दिया, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो। तो इसमें 5 लाख तक के इलाज करने हेतु आपको गरीब लोगों को सहायता दी जाती है। अब देखिए, दिल्ली में यह योजना पूर्व से लागू नहीं थी, मतलब वहां आपकी सरकार थी, इसी कारण उसको लागू नहीं किया गया था। अब भाजपा की सरकार आने के कारण पीएमजेवाई अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है। और देखिए, यह क्या होता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य एजेंसी के बीच समझौता हुआ। मतलब यह लागू कराने के लिए राज्य की जो स्वास्थ्य एजेंसी है और एनएचए, ये दोनों मिलके काम करती है। तो ये देखिए, दिल्ली जो है अब वहां लागू हो गया और दिल्ली 35वां राज्य पीएमजेवाई को लागू करने वाला बन गया। और इससे पूर्व यदि देखा जाए तो ओडिशा में भी यह लागू नहीं थी, तो ओडिशा माना जाता है 34वां राज्य है। देखिए, ओडिशा पीएमजेवाई लागू करने वाला 34वां राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। और राज्य गोबंधु आरोग्य योजना के साथ मिलाकर पीएमजेवाई योजना चल रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ओडिशा में राज्य सरकार की पहले से चली आ रही योजना और पीएमजेवाई को दोनों को मिला के चलाया जा रहा है और यह जनवरी 2025 से लागू है वहां पर। और अभी जान लीजिए, पश्चिम बंगाल एकमात्र सरकार है जो कि पीएमजेवाई योजना से बाहर है, तो ये भी आप तथ्य ध्यान में रखिए। देखा जाए, श्रीमद् भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। देखिए, 1992 से यह मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया और जिसमें विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्थान दिया जाता है और विश्व पटल पर ऐसे दस्तावेजों का प्रकाशन होता है। यही यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का लक्ष्य है। और आप जानते ही होंगे, यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम, तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, इसमें श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को डाला गया है। तो जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक भारतीय धर्म ग्रंथ है और यह महाभारत के देखिए भीष्म पर्व का एक भाग है और इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। तो आप जानते हैं कि महाभारत एक बहुत बड़ा इपिक है, महाकाव्य है और उसी का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता है। तो आप महाभारत में कुल 18 पर्व है, ये भी जान लीजिए, कभी कभी प्रश्न आता है। और सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व माना जाता है और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, यह भीष्म पर्व का भाग है। तो आइए देखें, श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित है, यानी मतलब युद्ध भूमि में अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, तो उसी का संग्रह है ये श्रीमद् भगवत गीता। तो इसको यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो या ध्यान में रखिए इसको, श्रीमद् भगवत गीता को। और नाट्य शास्त्र, यह ललित कलाओं का मूल ग्रंथ है। कहा जाता है कि नाट्य से संबंधित सबसे प्राचीन पुस्तक यही भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो इस प्रकार अब ऋग्वेद सहित भारत की 14 धरोहर इसमें शामिल हो गई है। तो कुल धरोहर की संख्या 14 हो गई है, पहले 12 थी और अब 2 और बढ़ गया तो 14 हो गया। अब देखिए, अगला समाचार है
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। तमिलनाडु के लंबित विधेयकों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मतलब इसमें क्या होता था कि राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि कोई विधेयक पारित की जाती थी तो राज्यपाल उसको अनिश्चित काल के लिए रोक देते थे। जैसा कि आप संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा उसमें नहीं दी गई, इसलिए राजनीतिक के प्रेरित कारणों से राज्यपाल के द्वारा विधेयक को रोका जाता था। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा। तो देखिए 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पादरीवाला एवं जस्टिस R महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यदि राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं प्रदान करते हैं तो यह गलत होगा, और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा भी निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित मामलों पर समय सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि यदि कोई विधानमंडल किसी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजता है तो यदि राज्यपाल को यह लगे कि इसे पुनः विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजा जाए तो वह उस विधेयक को 3 महीने तक रख सकता है। और लेकिन यदि विधानमंडल के द्वारा पुनर्विचार के बाद फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए यदि वो विधेयक आती है तो उसे 1 महीने के अंदर मंजूरी प्रदान करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल यदि चाहते उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो ऐसे में 1 महीने तक उस विधेयक को रखा जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसे लंबित नहीं किया जा सकता है। इस फैसले में न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को किसी भी प्रकार से विधेयक को लंबित रखने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है, और इसके लिए राज्यपाल को किसी प्रकार का आंशिक या पूर्णकालिक वीटो भी संविधान नहीं देता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। आइए आगे घटना को देखा जाए। राज्य स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी में वृद्धि के सुझाव देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है। इसमें देखिए क्या होता है कि केंद्र और राज्य में विभिन्न विषयों को लेकर मतलब मतभेद होते रहे हैं, खासकर जब केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, कुछ त्रिभाषा फॉर्मूला, परिसीमन, विधेयकों की स्वीकृति के मामले में राज्यपाल से टकराव, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीति का आयोजन आदि मामलों में राज्य की शक्तियों को केंद्र कम करने का प्रयास कर रही है, ऐसा राज्य का कहना है। जैसे अभी तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP को लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण केंद्र शिक्षा में जो 2500 करोड़ भेजती है उसे केंद्र ने रोक दिया है। तो इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा 15 अप्रैल 2025 को विधानसभा में की है। MK स्टालिन का कहना है कि शिक्षा और वानिकी जैसे विषय पहले राज्य सूची के विषय थे, अब केंद्र ने उसे समवर्ती सूची में शामिल कर कहीं न कहीं राज्य के साथ भेदभाव किया है। को देखा जाए, श्रीलंका से कच्चा तीवू द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 से 6 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा की गई। उससे पूर्व मतलब 2 अप्रैल को तमिलनाडु की विधानसभा में कच्चा तीवू द्वीप वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। कच्चा तीवू द्वीप देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पाक जल संधि के पास है। कहा जाता है कि यह भारत के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर जबकि श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप से यह 62 किलोमीटर दूरी पर है। यदि इसके इतिहास को देखिएगा तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत
यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास था, लेकिन 1975 में एक सामुद्रिक जल समझौते के तहत भारत सरकार ने कच्चा तीबू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यह एक निर्जन द्वीप है। इस पर भारतीय और श्रीलंका दोनों के मछुआरे अपना जाल सुखाते थे यहाँ पर, लेकिन बाद में श्रीलंका के अधिकार में आने के बाद और हाल फिलहाल की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुई उसमें भारतीय मछुआरे को श्रीलंका के नौसेना के द्वारा वहां जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। M.K. स्टालिन का कहना है कि भारतीय मछुआरे के हित लाभ, यानी मतलब समझिए श्रीलंका सरकार द्वारा गिरफ्तारी से बचाव के लिए एक ही मात्र उपाय है, वह है कि कच्चा तीबू द्वीप भारत को पुनः वापस करना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा में भाजपा के सदस्य वंथी श्रीनिवास ने कच्चा तीबू द्वीप, जो कि तमिलनाडु विधानसभा में उससे संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया है उसका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके सरकार जब इससे पूर्व केंद्र की कांग्रेस से नेतृत्व वाली सरकार में शामिल थी तो उन्होंने कच्चा तीबू द्वीप को वापस लेना क्यों नहीं मुनासिब समझा। अगली घटना को देखा जाए तो नौसेना के लिए 26 से राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी, मतलब CCS यानी कमिटी ऑन कैबिनेट सिक्योरिटी ने 9 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी, ध्यान रखिए डेट को, और 63,000 करोड़ की लागत की है ये, और इसकी डिलीवरी 4 से 5 वर्ष पश्चात होगी, यानी 2031 तक यह विमान भारत आ जाएगा और यह समझौता फ्रांस से किया गया है। और इसे कहाँ तैनात किया जाएगा ये भी देखिए, ये विमान हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य एवं INS विक्रांत विमानवाहक युद्धपोत पर तैनाती किए जाएंगे। और देखिए इसका, और अभी जिससे काम चलाया जा रहा है वो क्या है, MiG-29 जैसे विमान काम पर तैनात है। और यह देखा जाए तो 22 जो है सिंगल सीटर होगा और 2 ट्विन सीटर होगा। और वर्तमान में देखा जाए तो 36 वायुसेना के पास राफेल लड़ाकू विमान है जो कि अंबाला और हासीमाड़ा एयरबेस पे तैनात है। अंबाला जबकि हरियाणा में है और हासीमाड़ा पश्चिम बंगाल में है। और इस विमान का निर्माण प्राइवेट एविएशन कंपनी डेसाल्ट एविएशन ने करती है, जो कि फ्रांस की प्राइवेट कंपनी है। इसको आइए अगले इशू को देखा जाए तो स्वदेश विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण। तो यह क्या है, मतलब ग्लाइड बम क्या होता है, तो किसी उड़ते हुए विमान से छोड़ा जाता है और यह ठीक लक्ष्य के ऊपर ना छोड़कर बल्कि कुछ दूर पर स्थित लक्ष्य से छोड़ा जाता है ताकि यह एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम के नजर से यह ओझल हो जाए। और कहा जाता है कि इसमें यानी इस बम में GPS का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यह स्वदेश से विकसित है, यानी DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम को। और 8 से 10 अप्रैल 2025 में युद्धक विमान सुखोई 30 MK-1 में 1000 किलो वजन वाले इससे ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा किस विमान से, युद्धक विमान से किया गया है, सुखोई 30 MK-1 से। और यह DRDO के हैदराबाद स्थित जो प्रयोगशाला है, देखिए रिसर्च सेंटर आर्म्स और आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की एकीकृत रेंज चांदीपुर ओडिशा से इसे विकसित भी किया गया है और इसका डिजाइन भी तैयार किया गया है। यानी पूर्णतः यह DRDO की प्रयोगशाला में बना हुआ स्वदेशी बम है, इतना ध्यान में आपको रखना है। और इस बम का नाम गौरव बम दिया गया है और 100 किलोमीटर दूरी तक यह सटीक निशाना लगाता है और इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। कुनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में बसाए गए। तो आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका से 2 वर्ष पूर्व 2023 में यह चीता कुनो नेशनल पार्क आया था, जो कि देखा जाए कुनो नेशनल पार्क तो MP के ये है श्योपुर जिले में है। और यहाँ से अप्रैल 2025 को प्रभाव एवं पावक नामक 2 चीते जिसकी उम्र 6 वर्ष है उसे
एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया है। और ये गांधी सागर अभयारण्य भी एमपी में ही पड़ता है, जो कि देखिए मंदसौर और नीमच जिले में फैला हुआ है। और ये कहा जाता है कि जहां यह कूनो नेशनल पार्क में चीते स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए शिकार कर रहे थे, वहीं यहाँ बाड़े में रखा गया है और उन्हें पर्याप्त चीतल, सांभर और अन्य छोटे जीव खाने के लिए दिया जाएगा इन्हें। मतलब वो खुले में ही है, बाड़े में ही उपलब्ध है ये जीव। और देखिए इस बाड़े की लागत जो है 30 करोड़ रुपए बनाने में खर्च हुई है। तो इसमें आप याद सिर्फ रखिए कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है, और यह सावक चीता का नाम प्रभाव एवं पावक। अब अन्य देखिए जो डेटा है याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए, इसको देख लीजिए आप। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत देखिए 2022 में 8 चीता नामीबिया से लाया गया था, और 2023 में देखा जाए तो 12 चीता दक्षिण अफ्रीका से आया था, जिसमें वर्तमान में 12 चीता ही कूनो नेशनल पार्क में बचे हुए। तो ये ध्यान में रखिए। और आगे जो प्रोग्राम है 4 मई 2025 को, जहां तक छपा है पत्रिका में, 8 चीते भारत से लाए जाएंगे, बोत्सवाना यानी अफ्रीकी देश से ही आएगा। तो इस प्रकार देखिए 14 भारत में ही जन्म लिया हुआ चीता है। और अगर कूनो नेशनल पार्क में देखा जाए तो चीते की अभी वर्तमान में आबादी 29 हो गई है। तो 29 ये चीता कहाँ से आया, तो 12 जो बचा हुआ चीता था यहाँ कूनो नेशनल पार्क में, उसमें 2 तो चला गया गांधी सागर अभयारण्य में, और बचा ये 10 चीता, और 14 यही जन्म लिया है, और 5 नया सावक है। तो निर्वा माता के द्वारा यह 5 नए सावक कूनो में जन्म लिया हुआ है। मतलब कूनो में चीते सावकों की संख्या कितनी हो गई, 29 हो गई। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसे ये डेटा है, कोई काम का नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए नामीबिया से आया है, अफ्रीका से आया है, और अभी लाने की योजना है बोत्सवाना अफ्रीकी देश। देखा जाए देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। तो देखिए 6 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन का, जो कि तमिलनाडु में है, और यह जनता के लिए भी 6 अप्रैल को ही खोल दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए पम्बन द्वीप तमिलनाडु में है, और यह रामेश्वरम जो पम्बन में है, रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ता है। पम्बन द्वीप ये आप ध्यान में रखिए। और 2.07 किलोमीटर लंबी यह रेल ब्रिज है, जो रेलवे के साथ साथ समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए मार्ग प्रदान करता है। मतलब रेल ब्रिज के अलावा भी इसमें ऐसा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है जिससे बड़े बड़े जहाज भी आसानी से उस मार्ग से जा सकते हैं। और देखिए 110 वर्ष पुराने पुल का इस पुल ने स्थान लिया है। तो इसमें क्या सिस्टम है, देखिए रेलवे ब्रिज के बीच 72.5 मीटर लंबा नेविगेशन स्पैम यानी लिफ्टिंग हिस्सा है, जो कि 17 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर जाते हैं। मतलब एक नई तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जो कि रेलवे के साथ साथ देखा जाए तो जहाज के भी शिपमेंट में भी यह मदद करता है ये पुल। इस ब्रिज का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल 2025 को किया गया। अब देखिए इसी के साथ साथ रामेश्वरम से तंबरम यानी चेन्नई के बीच एक नई रेल का भी उद्घाटन किया गया, जो कि इसी पुल, ये जो है आपका वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज के ऊपर से ही यह भी पुल गुजरेगी। और इसकी लागत जो है 550 करोड़ की लागत से बनी है, और RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देखते हैं क्या है। स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की दूसरी बार डॉकिंग। तो स्पेडेक्स मिशन ने यह है इसरो का मिशन है। तो देखिए इस मिशन के तहत इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के जरिए 2 उपग्रहों को 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। तो ये 2 उपग्रह कौन कौन है, SDX-01 जिसका नाम चेजर है, और SDX-02 जिसका नाम टारगेट है। और यह दोनों 220 kg का उपग्रह है, दोनों अलग अलग है। और डॉकिंग कहा जाता है कि उपग्रह को एक दूसरे से सैटेलाइट को जोड़ना, तो यह डॉकिंग कहलाएगी यह प्रक्रिया। और यदि एक दूसरे से उपग्रह को हटाना है तो उसको अनडॉकिंग कहा जाएगा। तो देखिए
पहली बार डॉकिंग जो किया गया था, यानी दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया था अंतरिक्ष में ही, 16 जनवरी 2025 को, और फिर अनडॉकिंग किया गया था, अलग किया गया था 13 मार्च 2025 को। तो इस बार जो है दूसरी बार जो डॉकिंग किया गया है, यानी दोनों को जोड़ा गया है 20 अप्रैल 2025 को। देखिए दोनों उपग्रहों का डॉकिंग किया गया है। कहते हैं कि ये उपग्रह स्वतंत्र रूप से वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की चक्कर लगाते रहते हैं और सूचनाओं को हम तक पहुंचाते हैं। और इन दोनों उपग्रहों को देखिए 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार लो ऑर्बिट कक्षा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थापित किया गया है। तो यह प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप जनसंचार और रक्षा संबंधी कई फायदे हमें पहुंचते हैं। तो इस प्रकार आप प्रतियोगिता दर्पण के जून 2025 के अंक के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को जाने। अब हम फिर अगले अंक में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।